हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। मैं सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड मेरे साथ आप कर रहे थे लोकोमोशन एंड मोमेंट। लोकोमोशन एंड मोमेंट में मस्कुलर पार्ट जितना भी था आपका फिनिश हो चुका है पार्ट 1 में। आज हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से मैंने इसमें आपकी 2 एक्स्ट्रा स्लाइड्स भी ऐड की हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी हो। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा क्योंकि मस्कुलर पार्ट आपका थोड़ा सा लेंदी था, उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पर आपके फैक्ट्स ज्यादा हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी फिनिश होगा और हम थोड़ा सा स्लाइड की हेल्प से भी करेंगे तो और जल्दी फिनिश होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपके कमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें और पुरानी वीडियोस भी जाकर देखिए अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के साथ में। स्केलेटल सिस्टम, इससे क्या समझते हैं? हमारी बॉडी का जितना भी पूरा फ्रेमवर्क है, दिस इज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जिसके सहारे हम सीधे खड़े हो पाते हैं। इमेजिन करो अगर स्केलेटल सिस्टम ना हो तो क्या होगा? फ्रेमवर्क। ये क्यों नहीं लिख रहा बेटा? इसको क्या गुस्सा आ रही है? ये लो, फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर ये फ्रेमवर्क ना हो हमारी बॉडी का तो इमेजिन करो क्या होगा। जैसे हम अपने ऊपर कपड़े पहनते हैं, कपड़े निकालने के बाद कैसे दिखते हैं? पड़े हुए ऐसे ही बिना किसी शेप के, वैसे ही हमारी बॉडी दिखेगी। अगर इसमें से बोन्स निकाल दी जाए, कार्टिलेज निकाल दी जाए या स्केलेटल सिस्टम ना हो इसमें, तो हमारी बॉडी का ढांचा है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का। इसमें 2 चीजें आती हैं, वन इज बोन, अनदर इज कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज ये 2 आती हैं। बोन्स टोटल कितनी होती है हमारी बॉडी में? 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। बोलते हैं ना बेटा, ऐसा पड़ेगा कि सारी की सारी 206 हड्डी तुम्हारी टूट जाएंगी, है ना? तो 206 हड्डियां होती हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला डायलॉग याद करो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस हम देखेंगे कहां कहां पर हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कार्टिलेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं और कहां कहां पर हैं, यहीं पर आप एक चार्ट सा बना लो छोटा सा। मैं बताना स्टार्ट करती हूँ आपको। एक टाइप की कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज होती है। कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। और ये कहां कहां प्रेजेंट है हाइलिन कार्टिलेज? स्टार्ट करो। आपका जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है वहां सब जगह हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। यानी कि नेसल पैसेज की बात करें तो जो नाक के 2 ये तुम्हारे छेद है, इनके बीच में भी तो एक सेप्टम है। This septum is made from the hyaline cartilage. ठीक है, तो nasal septum लिखो, nasal septum। इसके बाद ट्रैकियल रिंग्स, ये रिंग्स जो आपकी होती हैं ट्रैकिया में, ये भी आपकी हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं। ट्रैकियल रिंग्स आर कार्टिलेजिनस और कार्टिलेज कौन सी? हाइलिन कार्टिलेज। और कौन सी होती हैं हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई? आपकी रिब्स। ठीक है, रिब्स स्टर्नम से हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती हैं। तो यानी रिब्स में क्या होता है? आपके हाइलिन कार्टिलेज, तो यहाँ पे लिखो रिब्स। नेक्स्ट आपका कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलास्टिक है, मुड़ता तुड़ता होगा, आराम से आप इसे मोड़ सकते होगे। कहाँ कहाँ मोड़ सकते हो? पहला देखो, नोज यानी नोज टिप। नोज टिप इलास्टिक होती है आपकी। और आपके टीचर आपका क्या मरोड़ते हैं? कान। देखो, है ना? तो दिस इज इलास्टिक यानी ईयर। ईयर में जो कार्टिलेज है दिस इज इलास्टिक। नेक्स्ट कार्टिलेज हमारी है फिब्रो। ठीक है, फिब्रो ये कहाँ होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस में। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू नेम हो सकता है। सिम्फाइसिस अभी समझाती हूँ मैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम जो मदर का प्यूबिक एरिया होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली चौड़ा हो जाता है या इलास्टिक हो जाता है। तो वहां पे कौन सा कार्टिलेज है? फिब्रो कार्टिलेज है, क्योंकि कार्टिलेज ही प्लायबल होती हैं या मुड़ सकती हैं।
बोन्स तो नॉन प्लायबल होती हैं, अगर नीचे कार्टिलेज ना होकर बोन होती तो बेबी बर्थ कितना डिफिकल्ट हो जाता या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। तो वहां पर भी कार्टिलेज होती है, उसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस उस एरिया को बोलते हैं, और कार्टिलेज का नाम क्या है, फिब्रो कार्टिलेज। क्लियर? तो ये कार्टिलेज कुछ इंपॉर्टेंट कार्टिलेजेस हैं हमारी बॉडी में जो थोड़ा सा मूवेबल होती, प्लायबल होती हैं, तो मूवमेंट में ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाती हैं। ठीक है? बोन्स कैसी होती हैं? बोन्स होती हैं नॉन प्लायबल, ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ती हैं। ठीक है? क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन बहुत रिचनेस में होते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट सोन बाय द बॉडी। मूवमेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जितनी भी स्केलेटल सिस्टम, बोन या कार्टिलेजेस हैं, इसके अलावा मसल्स। Imagine chewing food without jaw bones and walking around without limbs. हाथ पैर के बिना घूमना और आपके जबड़े के बिना खाना खाना कैसा लगेगा आपको? ये तो इमेजिन करने वाली बात हो गई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन एंड कार्टिलेजेस क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये किसके अंडर में आएंगे बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है ये एक टाइप का हमारी बॉडी में। The former has a very hard matrix due to calcium salts in it. Former यानी कि bones की बात हो रही है, bones बहुत हार्ड होती हैं क्योंकि इसमें क्या मिलता है? कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है? एंड लेटर है स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स। ठीक है? थोड़ा सा मुड़ने वाला मैट्रिक्स होता है। प्लायबल कितनी मतलब अच्छी इंग्लिश, अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश यूज करते हैं, यही कंफ्यूज कर देती है। थ्योरी तो बाद में कंफ्यूज करेगी, इनकी इंग्लिश ही कंफ्यूज करने लगती है ना। प्लायबल यानी थोड़ा सा मुड़ने वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। क्या होता है इसमें? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। बोन्स नॉन प्लायबल है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, कार्टिलेजेस प्लायबल है ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। ठीक है? इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस हमने यहाँ पे कर ली हैं, आपने नोट डाउन कर ली होंगे आई होप। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स। दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज एक्सियल, जो आपका मिड वाला है, हेड से लेकर के आपके टमी रीजन तक, नीचे तक बिल्कुल, दैट इज एक्सियल जो मेन एक्सिस पे है। एंड अपेंडिकुलर, अपेंडेजेस। ठीक है? हैंड एंड लेग्स, अपेंडेजेस। ठीक है? तो दो पार्ट्स में से डिवाइड कर रहे हैं, द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर? अब हम इसको करेंगे अपने फ्लो चार्ट की हेल्प से। ठीक है? आ जाओ फ्लो चार्ट पे जल्दी से फटाफट। आज की 80% थ्योरी आपकी फ्लो चार्ट से ही होने वाली है। ठीक है? एक ये फ्लो चार्ट है और नेक्स्ट फ्लो चार्ट आएगा, उन्हीं दो से आपकी 80% थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो स्केलेटल सिस्टम किस में डिवाइडेड है? एक्सियल में एंड पैराइटल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है? एक्सियल को देखते हैं, एक्सियल में कितने हैं? सॉरी 8 बोन्स नहीं होती हैं, टोटल 80 बोन्स होती हैं। 0 लिखना भूल गई मैं। ठीक है? क्लियर? करेक्ट कर लो इसे। टोटल 80 बोन्स होती हैं, इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, मैंने सारी बोन्स के नंबर लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले एक्सियल में आपका क्या आ जाएगा? स्कल। स्कल ये जितना हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रेनियल, क्रेनियल एंड फेशियल। जितना आपका फेशियल है एंड क्रेनियल, जितना आपका क्रेनियम बनाता है। एक चीज याद आ रही होगी, आपने चैप्टर 2 में किया होगा आपकी ही बुक में, क्रेनियल जिनमें क्रेनियम होता है यानी ब्रेन बॉक्स होता है, उन्हें किस ग्रुप में रखा जाता है? क्रेनियाटा में, है ना? यहाँ पे कहीं पर नोट डाउन कर लो अपनी बुक में या नोटबुक में, जहां भी बना रहे हो उसे लिख लो, क्रेनियाटा। और जिनमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अक्रेनियाटा। ये डिवीजन का बेसिस है। इसके आगे आप अपनी बुक से देखकर, चैप्टर 2 से देखकर एग्जांपल्स लिखोगे, कौन से क्रेनियाटा में आते हैं, कौन से एक्रेनियाटा में आते हैं। ठीक है? कोई भी चैप्टर पढ़ो, अगर कुछ भी कनेक्ट हो रहा है तो उसे वहां पे नोट डाउन करने की आदत डालो। इससे क्या होगा? आपका पिछला भी रिवीजन होता जाएगा। ठीक है? यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम ही सिर्फ स्टडी करना है, उसमें जाएंगे तो वो डेप्थ हो जाएगा हमारा। ठीक है? स्कल में कितनी 22 बोन्स है टोटल, और उसमें से 8 हमारे क्रेनियल बॉक्स यानी ब्रेन बॉक्स में है एंड 14 हमारे फेस पे हैं। क्या पता लग रहा है कि 14 है? नहीं पता लग रहा है, अभी हम बताएंगे कैसे 14 है। ठीक है?
चलो स्टडी करते हैं, इनको देखते हैं। क्रेनियम में जो इम्पोर्टेंट आपकी बोन्स हैं उसके लिए आपका एक ये है न्यूमोनिक है, स्टेप ऑफ। क्या है? स्टेप ऑफ, ठीक है, निमोनिक है ये, स्टेप ऑफ। कैसे इसको लिखोगे? एस फॉर स्फिनोइड बोन, टी फॉर टेम्पोरल बोन, ई फॉर एटमोइड बोन, पी फॉर पैराइटल बोन, ओ फॉर ऑसिपिटल, एफ फॉर फ्रंटल बोन। ओके। फेस में फेशियल 14 बोन्स हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है। आप इंपॉर्टेंट बोन्स देखो। अवनी मैम प्लीज, क्या है? अवनी मैम, MAM, मैम, प्लीज, PLZ, जैसे आप शॉर्ट में लिखते हो ना मैसेजिंग में, वैसे ही प्लीज, ठीक है। अवनी मैम प्लीज। तो ये निमोनिक बनाने के लिए इसमें ए का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि निमोनिक्स में यूज हुआ है सिर्फ वी से हम स्टार्ट करते हैं। वी फॉर वोमार, N फॉर नेजल बोन, I फॉर इंफीरियर नेजल क्रेनिएचर, जगह नहीं बची यहां पर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिला, अपर जॉ बोन, मैंडिबल, लोअर जॉ बोन, पैलेंटाइन, पीछे की तरफ होती यू शेप्ड एक बोन है। लेक्राइमल, आंसू के लिए जो होती है आंख में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फेशियल बोन हमारी लेक्राइमल ही होती है। और जाइगोमेटिक, जिसको सबसे ज्यादा मेकअप किया जाता है जिसपे, है ना, देखा होगा हीरोइन स्पेशली इसको चीक बोन को अपलिफ्ट भी कराती हैं, इस पे सबसे ज्यादा मेकअप भी करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीरोइन के लिए जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्रेन की इंपॉर्टेंट बोन्स और ये फेस की इंपॉर्टेंट बोन, ठीक है। अब क्या आता है एक्सेल स्केलेटन में स्कल वाला पार्ट आपने कर लिया। अब इसके पीछे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम, हमारी पूरी पीठ पे पीछे वर्टिब्री वाला वर्टिब्रल कॉलम फैला रहता है। उसमें टोटल कितनी हमारी बोन्स हैं? 26 बोन्स हैं टोटल। कैसे कैसे डिवाइडेड है? सबसे ऊपर सर्वाइकल, जो बिल्कुल सर के पास, आपके सिर के पास होंगी सर्वाइकल, ठीक है, सिर के पास सर्वाइकल कितनी होती है? 7, सब कुछ सा से है, सिर, सर्वाइकल, 7, ठीक है। नेक्स्ट है थोरैसिक, जो आपकी ये चेस्ट कैविटी में होती है, चेस्ट कैविटी के जस्ट पीछे पीछे, ठीक है, यानी स्टर्नम के पीछे। ये होती है 12 टोटल थोरैसिक, जिसमें रिब्स जुड़ी रहती हैं। उसके बाद आती है लंबर, थोरैसिक के नीचे यानी एब्डोमेन वाले रीजन में आपके लंबर कैविटी होती हैं, सॉरी लंबर वर्टिब्री होती हैं 5। उसके बाद आती है सैक्रल, फ्यूज्ड होती हैं 1 होती है, एंड कॉक्सियल, ठीक है, 1 होती है, फ्यूज्ड होती है, यही टेल वर्टिब्री बोली जाती हैं। कॉक्सियल ही टेल वर्टिब्री हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं और कौन सी हैं? एक होता है स्टर्नम, जो थोरैसिक वर्टिब्री थी उसके सामने जस्ट वेंट्रल पार्ट में, वो डॉर्सल पार्ट में है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल पार्ट में एक होती है आपकी स्टर्नम, ठीक है। 1 नंबर में कितनी है? एक में, एक ही है। इसी से आकर आगे रिब्स जुड़ती हैं, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं रिब्स की। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी टोटल कितनी होंगी? 24 रिब्स होती हैं। इसमें फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करके 7th पेयर तक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतनी जो वर्टिब्री रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है। कैसे रिब्स होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं, बिकॉज वो एक वर्टिब्री से जुड़ करके आगे तक आती हैं और स्टर्नम में फ्यूज होती है, स्टर्नम से जुड़ती हैं आगे आकर के, ठीक है। किस कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती हैं? अभी बताओ, अभी मैंने बताया हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती हैं। अभी मैंने रिब्स में लिखाया ना हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू वो स्टर्नम से आकर के जुड़ जाती हैं। तो ये पूरी मतलब कंप्लीट है वर्टिब्रल कॉलम से लेकर के आगे स्टर्नम तक। दीज आर ट्रू रिब्स, ठीक है। 8 9 10 यानी ये 3 पेयर यानी 6 टोटल 6 रिब्स जो होती हैं 8 9 10 ये फॉल्स रिब्स होती हैं। फॉल्स रिब्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं बट आगे आकर के स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। स्टर्नम से नहीं जुड़ती फिर किससे जुड़ेंगी? ये जुड़ती हैं 7th रिब से,
ठीक है, जो 7th रिब फाइनली स्टर्नम से जुड़ी हुई है उसी रिब से ये बीच में आकर के जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर फॉल्स रिब्स क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। 11th एंड 12th रिब ये तो 7th से भी नहीं जुड़ेंगी, ये तो लटकती रहेंगी सिर्फ। ठीक है, तो ये रिब से तो निकली, रिब से तो जुड़ी, आगे आकर ये किसी से भी नहीं जुड़ी, तो दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, 11th एंड 12th इज फ्लोटिंग रिब। अब एक बार बात कर लेते हैं पैराइटल स्केलेटन या अपेंडिकुलर स्केलेटन की। उससे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं हमारी बुक में क्या गिवन है। ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी मिस ना होने पाए। चलो आ जाओ, देखो एक्सियल स्केलेटन कितनी होती है टोटल बोन्स? 80 बोन्स होती हैं, पूरी मेन एक्सिस में होती हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स इसमें आते हैं स्कल एक्सियल स्केलेटन में। स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती है? 2 सेट ऑफ बोन्स होती हैं, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल कौन कौन सी बोन्स हैं वो हमने उधर न्यूमेनिक्स के थ्रू हमने क्रेनियल फेशियल दोनों बोन्स की हैं। यहाँ पे एक बार डायग्राम में जरूर देख लो ताकि आपको लर्न हो जाए प्रॉपर वे में। चलो देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम क्रेनियम की बोन्स देखते हैं। तो ये देखो, दिस इज सामने जो है फ्रंटल बोन, बिल्कुल फोरहेड बनाती है आपका। ठीक है, फोरहेड में कौन सी है? फ्रंटल बोन है। उसके बाद फोरहेड के जस्ट पीछे यहाँ पर क्या है? पैराइटल बोन है। इसी में पैराइटल लोब प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पैराइटल लोब। ठीक है, पैराइटल बोन। और पैराइटल बोन के इस साइड, दोनों साइड यानी कानों के पास, आपके ईयर के पास में कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। इसी से ईयर अटैच होते हैं। ठीक है, ईयर अटैच्ड टेम्पोरल बोन से। अब टेम्पोरल बोन के आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा जहाँ पे मम्मी विक्स लगाती हैं जब सर में दर्द होती है, ऐसे करके जब हम पकड़ के बैठ जाते हैं, ओ भाई बहुत पढ़ लिया आज तो मैंने, बिल्कुल दिमाग पक गया। ये होती है आपकी स्फिनोइड बोन। ठीक है, क्या होती है बेटा? ये स्फिनोइड बोन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया ईयर तक। अब पैराइटल लोब के पीछे ईयर, जो टेम्पोरल लोब है उसके इस साइड, ठीक है, अंदर की तरफ कौन सी बोन होती है? ऑसिपिटल बोन होती है। ऑसिपिटल बोन में दो गोल गोल से गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। उन गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या बोल रहे हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसी में आकर के जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम की, फर्स्ट वर्टिब्री वो अटैच हो जाती है आके। फर्स्ट वर्टिब्री अटैच्ड। क्लियर? गुड। ऑसिपिटल कॉन्डाइल अभी हम डिटेल में भी करेंगे ऑसिपिटल कॉन्डाइल को। फिर लर्न करो जल्दी फटाफट मेरे साथ, रिवाइज करो। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फिनोइड बोन, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, हो गई आपका क्रेनियम कंप्लीट। आ जाते हैं फेस पे। फेस की बोन समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे आंखों को फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फेस की बोन्स को देखना। सबसे पहले नेजल बोन। क्लियर? बहुत इजी है। सबसे आगे नेजल बोन होती है। इजी वाली पहले करते हैं। नेजल बोन, मैक्सिला, अपर जॉ बोन, ठीक है, जो इमूवेबल होती है। लिखो यहाँ पर इमूवेबल। मैंडिबल नीचे वाली ये जॉ बोन, दिस इज मूवेबल। हायोइड बोन पीछे की तरफ, ये यू शेप्ड होती है। कैसी होती है? यू शेप्ड हायोइड बोन, यू शेप्ड एंड नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन। ठीक है, सिंगल है, सिंगल ही रहना चाहती है, किसी से अटैचमेंट नहीं होता इसका। नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन। ठीक है, लिख लो हायोइड बोन अकेली है, अकेली ही रहेगी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आपकी यहाँ फेस पे। अभी मैंने बताया था जाइगोमैटिक बोन, जो आपकी हीरोइन की स्पेशल बोन होती है। ठीक है, जाइगोमैटिक बोन। उसके बाद आपकी आईज में पीछे दो बोन होती हैं। वन इज एटमोइड बोन और दूसरी लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन के पास में ही आंसू बनते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? लैक्राइमल बोन। ठीक है, क्लियर हो गई? नेजल बोन, आंख में एटमोइड एंड लैक्राइमल बोन,
जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड। ठीक है, क्लियर? सब कुछ अपने फेस में आपको क्लियर हो गया कहाँ पे क्या है। चलो मूव ऑन टू द थ्योरी। चलो, क्रेनियल एंड फेशियल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 22 बोन्स होती हैं। क्रेनियम हैज 8 इन नंबर एंड देयर आर दीज फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव कवर, आउटर कवर बना रहा है क्रेनियम फॉर द ब्रेन। The facial region is made of 14 skeletal elements which form the front part of the skull. A U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity. ये buccal cavity अंदर है ना, उसके बेस में नीचे की तरफ, यहाँ पे छूने पे भी पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा दबा कर टच करोगे। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, ये भी स्कल में इंक्लूडेड है बट नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन। ठीक है, इसलिए इसको अलग से एनसीईआरटी ने लिखा है क्योंकि किसी और बोन के साथ अटैच्ड नहीं है, बट इसे कहाँ इंक्लूड किया जाता है, आपके स्कल में। ठीक है, ईच मिडिल एयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। हमारे ईयर में 3 छोटी 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 टाइनी बोन्स होती हैं जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, ईयर ऑसिकल। और ये कौन है, मिस इंडिया। इनका निमोनिक क्या बनेगा, मिस। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक है, ये देखो नेम लिखे, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेप्स बोलो या स्टेपीज बोलो, एज यू विश। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे बोलने में। इसको आप निमोनिक्स में मिस बोलो, लर्न हो जाएगा। ऐसे ही कान में होती है मिस। ठीक है, और इसमें से जो स्टेपीज है या स्टेप्स है, दिस इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट कौन सी होती है बेटा, यहीं पर लिखो। लॉन्गेस्ट होती है हमारी थाई बोन विच इज फीमर। ठीक है, फीमर। क्लियर? द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन। आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है कनेक्ट। ठीक है, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने अभी बताया था यहाँ पे कौन सा आपका पार्ट था, जहां पे कंडाइल था, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब था। ऑसिपिटल लोब में नीचे क्या था, ऑसिपिटल कंडाइल। ठीक है, ऑसिपिटल कंडाइल में ही वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री आके अटैच होती है। यही यहाँ पर लिखना या बताना चाह रहे हैं इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश में। ठीक है, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कंडाइल, यानी डाइकंडाइलिक स्कल है। हमारे सर में कितने, 2 ऑसिपिटल कंडाइल होते हैं। ठीक है, अपने सर में यहाँ पे ऐसे टच करके देखो, 2 गोले से महसूस हो जाएंगे आपको, है ना। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है बेटा, जितने भी स्कल वाले जिनमें भी कंडाइल होता है सभी 2 ऑसिपिटल कंडाइल वाले नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, 1 ऑसिपिटल कंडाइल वाले भी होते हैं, 2 वाले भी होते हैं और 3 वाले भी होते हैं। तो एक बार यहीं पे राइट डाउन कर लो आप कौन कौन से होते हैं जिनमें सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल होता है। सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल, देखो राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, हाँ अब ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। कंडाइल, 1 ऑसिपिटल कंडाइल यानी मोनोकंडाइलिक। मोनोकंडाइलिक, जो मोनोकंडाइलिक होते हैं कौन कौन से होते हैं, किसका हेड होता है जो पूरा ऐसे घूम जाता है, 360 डिग्री पर रोटेट होता है। कौन कौन से होते हैं जो अपना सर 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं बेटा, पीसेस, फिश। ठीक है, फिश और एवीज, बर्ड्स भी अपना सर 360 पे रोटेट कर सकती हैं। और कुछ रेप्टाइल्स भी रोटेट करते हैं अपना सर। ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स भी अपना सर 360 पे रोटेट करते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कुछ, तो जो नहीं रोटेट करते वो भी मैं भी बता रही हूँ। ठीक है, 2 ऑसिपिटल कंडाइल किसमें होते हैं, यानी डाइकंडाइलिक हेड किसका होता है, एक तो मैमल्स का आपने देख ही लिया यानी हमारा। ठीक है, तो मैमल्स का होता है और इसके अलावा और किसका होता है, देखा है उसे आपने बड़े प्यार से, फ्रॉग। फ्रॉग कभी ऐसे देखते हुए दिखा आपको, इधर या उधर या पीछे की तरफ। ठीक है,
तो वो भी बहुत थोड़ा सा ही अपना हेड मूव करता है, इट मीन्स वो डाइकॉन्डाइलिक होता है, यानी एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं हम। एम्फीबियंस डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। अब एक और, जितने ज्यादा आपके कॉन्डाइल होंगे उतना ही हेड का मूवमेंट डिफिकल्ट होगा, उतना ही कम हेड का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जो ट्राइकॉन्डाइलिक होगा, जिसमें 3 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होंगे, वो और भी कम मूव कर पाएगा अपने हेड को। कौन से ऐसे होते हैं? ये स्नेक्स हैं, ठीक है। सांप को डांस करते देखा, घर के बाहर आता है, ऐसे ऐसे करता है, जब बीन घुमाता है सपेरा तो वो पूरा का पूरा ऐसे घूम जाता है, पूरा घूम जाता है। ये नहीं सर ऐसे ऐसे करे, नहीं करता है, बहुत कम सर उसका इधर उधर होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम तो कर सकते हैं, बट स्नेक ऐसे ऐसे नहीं करता है। स्नेक ऐसे से ऐसे 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 से पूरा घूम जाता है, क्योंकि उसका हेड है ट्राइकॉन्डाइलिक, ठीक है। इस वजह से इसका हेड बहुत कम मूवमेंट शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम पे। Our vertebral column is formed by 26 serially arranged units called vertebrae. कौन कौन सी वर्टिब्री आपने देख लिया। सबसे ऊपर कौन सी थी? सिफेलिक, थोरेसिक, लंबर्स, और उसके बाद में सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, ठीक है। चलो देखो ये क्या है थ्योरी यहाँ पर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के नीचे से स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, जितना भी ये ट्रंक रीजन है, यानी कि चेस्ट एंड एब्डोमेन वाला जितना भी एरिया है, इस पूरे का फ्रेमवर्क बनाता है। ईच वर्टिब्री हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा रफ डायग्राम बन गया है, ठीक है, आप समझ लोगे। यहाँ बीच में जो पार्ट होता है, दिस इज हॉलो पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हॉलो पार्ट होता है, इस बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। और इसके अंदर जो खाली स्पेस है, इसी में आपकी नर्व सिस्टम या नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। इसी में नर्व कॉर्ड होती है, और ये नर्व कॉर्ड आपके स्पाइन में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया ये डायग्राम, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या होता है। जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री के बीच में हॉलो पार्ट होता है, कुछ फ्लूइड जैसा वहां भरा रहता है, या जो उसे स्पाइनल कॉर्ड हम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर आप लोगों को। देखो बाहर की तरफ हॉलो क्या है? वर्टिब्रल फोरामेन है, इसके अंदर खाली स्पेस है जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या बोलेंगे इसे? न्यूरल कैनाल, ठीक है, न्यूरल कैनाल। क्लियर? न्यूरल कैनाल, इसके बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप देखो हॉलो पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। इसके बीच से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस। फर्स्ट वर्टिब्री को क्या बोलते हैं? एटलस। लर्न कर लो फर्स्ट वर्टिब्री को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एटलस। अभी हम जब यहाँ पे ज्वाइंट पढ़ेंगे, पाइवोट ज्वाइंट, तो एटलस का नाम आएगा, तुरंत माइंड में आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्री, ठीक है। एंड इट आर्टिकुलेट्स, जुड़ती है विद द ऑस्पिटल कॉन्डाइल। यही एटलस ही जुड़ती है किससे? ऑस्पिटल कॉन्डाइल से। और कौन सा ज्वाइंट बनाती है? पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है, जो इस तरह से मूवमेंट में हाँ या ना में हेल्प करता है, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, फ्यूज्ड एंड कॉक्सियल 1 फ्यूज्ड। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, स्कल से स्टार्ट करके हमारी टेल वर्टिब्री तक इतनी ही वर्टिब्री होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, ऑलमोस्ट, यहाँ पे ऑल मैमल्स नहीं लिखा बेटा, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स लिखा है। ऐसे ही एक आध वर्ड बीच में फेंक देती है एनसीईआरटी और हमें समझना पड़ता है। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स का मीनिंग क्या है? कि कोई तो ऐसा है जिसमें नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? 7 वर्टिब्री। लिखो कौन से मैमल्स में नहीं है? कोलियोपस एंड ब्रैडीपस, ब्रैडीपस, ठीक है। इन दोनों में 7 वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं होती, कमियां ज्यादा होती हैं, ठीक है।
बाकी जितने भी मैमल्स हैं आपके इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सभी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसके बीच से निकल रही है, आपने देखा न्यूरल कैनाल है उसके बीच से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है। सपोर्ट्स द हेड एंड serves as the point of attachment for the ribs and musculature of the back, ठीक है। किस किस चीज में वर्टिब्रल कॉलम आपका सपोर्ट कर रहा है देख लो, रिब्स भी अटैच होती है इससे, ठीक है, और पूरा जो आपका बीच का जितना भी एक्सियल मस्कुलेचर बन रहा है, जितना भी आपका थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी के पीछे सपोर्ट दे रहा है वो वर्टिब्रल कॉलम ही है, ठीक है। पूरा बैक का मस्कुलेचर बनाता है। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडिल ऑफ द थोरैक्स, ठीक है। जैसे ये डोर्सल मिडिल पे है आपका वर्टिब्रल कॉलम, वैसे ही जो फ्रंटल यानी वेंट्रल पार्ट है बॉडी का उस पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम बीचों बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं रिब्स की, क्योंकि ये भी आपका जो आपका एक्सियल स्केलेटन बना रहे हैं उसका पार्ट है। 12 पेयर्स यानी 24 टोटल ऑफ रिब्स हैं। हमने इनको डिवीजन देख लिया यहाँ पे, ये देखो ये जितना है ये हमने उसमें कर लिया है। कुछ पॉइंट्स होंगे जो होंगे जैसे कि बाइसिफेलिक, देखा बाइसिफेलिक मिल गया, ये नहीं किया उसमें। बाइसिफेलिक क्या होता है बेटा, जिसके 2 सर हों। 2 सर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, 2 सर यानी 2 जगह से अटैचमेंट की बात कर रहा है, जो दोनों जगह से अटैच होंगी, यानी कि ट्रू रिब्स की बात हो रहा है। ट्रू रिब्स कैसी होती हैं आपकी, बाइसिफेलिक होती हैं, क्योंकि ये 2 तरफ से जुड़ी हुई है, यानी इसके 2 सिर हैं, एक स्टर्नम से जुड़ रहा, दूसरा वर्टिब्री से जुड़ रहा है, ठीक है। और जो दूसरी वाली किसकी हेल्प से जुड़ता है, वैसे ये दोनों तरफ ये किसकी हेल्प से जुड़ता है, स्टर्नम से ये किसकी हेल्प से जुड़ेगा, ये जुड़ता है हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। ये हमने कर लिया, ये देखो जितना व्हाइट पार्ट दिखा रखा है दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, और ये मेन आपका रिब वाला रीजन दिखा रखा है। ये हो गई आपका डिवीजन, ट्रू रिब्स 1 to 7, 8, 9, 10, फॉल्स रिब 11 and 12, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। बस बाकी सारा कंप्लीट है, इसमें हमने सारा कर लिया था। अब हम अपेंडिकुलर या जो आपकी पैराइटल स्केलेटन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अपेंडिकुलर यानी अपेंडेजेस हैंड एंड लेग्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स में एक लिम्ब की अगर बात करें, एक हैंड की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 कितनी बोन्स होती है, 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें 30 हो गई तो इसमें भी 30 होंगी, 30 60 बोन्स हो गई 4 लिम्स में, और 60 ही हाइंड लिम्स में होती हैं। सेम स्ट्रक्चर होता है, नेम डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, 19-20 का डिफरेंस आएगा, वो हम अभी देखेंगे साथ में, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो 30 30 30 30 टोटल 120 हो गई, कितनी हो गई 120 बोन्स हो गई। यहाँ ऊपर हमने ऑलरेडी कर ली थी कितनी 80, जो हमारे एक्सियल पार्ट था उसमें हमने 80 कर ली थी। टोटल अभी हमने 200 का हिसाब किताब पूरा कर लिया है ना। कितना हिसाब किताब किया हमने 200 का। चलो देखते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। गर्डल्स क्या होते हैं, गर्डल्स जहां पर ये जो आपकी अपेंडिकुलर या पैराइटल स्केलेटन है, जहां से जिस पार्ट से लाइक यहाँ पर जुड़ रहा है एक्सियल स्केलेटन से, एक्सियल स्केलेटन से आपके लिम्स जुड़े रहते हैं ना, जहां से वो जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं गर्डल। और 2 गर्डल्स हैं आपके पास, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल 4 लिम्स में, पेल्विक गर्डल हाइंड लिम्स में, क्लियर। और each and every limb is made up of 30 bones. The bones of hand, forelimb are humerus. Humerus ये वाली हड्डी, रेडियस अल्ना 2 यहाँ पर होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद कार्पल्स यहाँ पर होती हैं रिस्ट बोन में, ठीक है। देखते जाओ साथ साथ में, अपनी बॉडी में भी देखते जाओ, चाहे लोग कुछ भी समझें कि आप क्या कर रहे हो, ये अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी समझें लेकिन आपको देखना है। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स इन 8 नंबर्स, मेटाकार्पल्स पाम में होती हैं 5 एंड फेलेंजेस 14 इन नंबर। ये देखो काउंटिंग कर दो ना बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये होगी आपकी फेलेंजेस आर द बोन्स ऑफ। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे हाइंड लिम्ब की, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो हमने फ्लो चार्ट बना रखा है।
आ जाओ वापस से, ये देखो पैराइटल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। पैराइटल स्केलेटन में फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब में डिवाइड किया है हमने मोटा मोटा। फोर लिम्ब में 2 हाथ होते हैं, 2 हाथों में हड्डियां कौन कौन सी हैं ये देख लो। ह्यूमरस इज 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पस 8, मेटाकार्पस 5, फेलेंजेस 14। काउंट करो टोटल, अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 30। हाइंड लिम्ब की बात करें, हाइंड लिम्ब यानी पैरों की बात कर रहे हैं। पैरों में जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट जो बोन है, दिस इज फीमर, थाई बोन जिसे बोलते हैं, ये सिंगल होती है, 1 होती है। उसके बाद नीचे पैर में टखने के नीचे, आपके नी के नीचे क्या होता है, टिबिया एंड फिबुला, 2 हड्डियां होती हैं, सिंगल सिंगल होती हैं, ठीक है। टार्सल्स कितने होते हैं, टार्सल जो आपकी नी का यहाँ पे आपके पैरों का ज्वाइंट बनाते हैं नीचे, जैसे हाथ में ये रिस्ट ज्वाइंट था वैसे ही पैरों में एंकल के पास जो ज्वाइंट बनता है दिस इज टार्सल, यहाँ पर 7 होती हैं। ये एक डिफरेंस है। यहाँ पर कार्पस कितनी थी, यहाँ पर कार्पस कितनी थी 8, बट टार्सल्स कितनी है 7, ठीक है। बस एक छोटा सा डिफरेंस आया, बट नंबर ऑफ बोन्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखो मेटाकार्पस, मेटाटार्सस सेम 5 होती हैं, फेलेंजेस यहाँ पर भी 14 होती हैं। यहाँ पर होता है पटेला, एक्स्ट्रा होता है क्या, पटेला 1। क्या है ये पटेला, आपके घुटने की कटोरी, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जब हिलाते भी हो, बचपन में खूब मजा आता था हमें भी हिलाने में, ऐसे करके हिलाते थे उसे, ठीक है। देखो कटोरी है ऐसे करके, तो ये आपके नी कैप होती है, नी कैप, कटोरी नहीं बोलते बेटा, नी कैप बोलते हैं, ठीक है। नी कैप होती है, पटेला इसे बोलते हैं, ये 1 होती, टोटल करोगे इट विल बी ऑल्सो 30, ठीक है। और अभी पता चला था हमें पैराइटल या अपेंडिकुलर स्केलेटन किसके थ्रू एक्सियल स्केलेटन से जुड़ता है, पेक्टोरल या पेल्विक गर्डल के थ्रू, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। आ जाओ वापस वहीं चलते हैं, गर्डल्स की बात करते हैं और ध्यान से हम अपने डायग्राम को भी देखेंगे। डायग्राम को पहले देख लेते हैं। ये आपकी ह्यूमरस हो गई, मैंने बता दी, ये वाले पार्ट में ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, कार्पल्स हैं, फिर ये मेटाकार्पल्स हैं, ये फेलेंजेस हैं। इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और यहीं पर इनके नंबर भी लिखना चाहो तो आप लिख लो। अब आ जाते हैं स्कैपुला और क्लैविकल पर। क्लैविकल, ये वाली जो बोन होती है आपकी, ये कॉलर बोन, दिस इज क्लैविकल, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉलर बोन, क्लैविकल। क्लैविकल पीछे की तरफ एक बहुत वो चौड़ा सा दिखता है आपको, ये वाला रीजन जो होता है, यहाँ पर क्या होती है, स्कैपुला, ठीक है। ये क्या है, स्कैपुला है बेटा, ठीक है, इसे स्कैपुला बोलेंगे। और यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उस गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लिनोइड कैविटी। नोट डाउन हियर, ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी में ही आपकी ह्यूमरस धसी रहती है और एक ज्वाइंट बनाती है। कौन सा ज्वाइंट बनता है यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसे, जो पूरा गोल गोल घूम सकता है, वही होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो हाथ को पूरा आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, दिस इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट हम पेक्टोरल गर्डल को भी देख लेते हैं, और एक बार हाइंड लिम्ब का भी स्ट्रक्चर यहीं पर देख लेते हैं। देखो जो हमने कर लिया वो पहले देख लो, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सस, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, डन, ठीक है। इसके सामने लिखो अपनी नंबर्स लिखो इन बोन्स के, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाओ, आपके पेल्विक गर्डल के पास में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या नए नाम दिख रहे हैं आपको, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 नए नाम दिख रहे हैं। ये तीनों जो होती हैं एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, कॉक्सल बोन। एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, कॉक्सल बोन बनाती हैं। कॉक्सल बोन ही क्या होती है, इनॉमिनेट बोन, इसका और नाम क्या है, इनॉमिनेट बोन।
और इसके अलावा इसे हिप बोन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिप बोन, ठीक है, इनोमिनेट बोन या हिप बोन इसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक कैविटी होती है, पेल्विक गर्डल होता है यहाँ पर। उस पेल्विक गर्डल में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। इस गर्डल को क्या बोलते हैं? यहाँ पर नोट डाउन करो इसका नाम, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, जैसे ऊपर ग्लिनोइड कैविटी थी वैसे ही यहाँ पर एसिटाबुलम कैविटी है जिसमें बनता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पैर में भी, पैर को भी आप राउंड राउंड घुमा सकते हो, घुमा कर देख लो। अभी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है, ठीक है। आज ऊपर देखते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक girdle bones help in the articulation of upper and lower limbs respectively with the axial skeleton। ठीक है, क्लियर है ये लाइन बिल्कुल बढ़िया से। each girdle is formed of 2 halves, ठीक है। हर एक गर्डल 2 halves में बटा हुआ होता है। 2 halves में बटा होने का मतलब क्या है? लेकिन आगे वाला एक, ये पीछे वाला एक, ठीक है। जैसे आपके हैंड में एक एक आपकी शोल्डर बोन थी, ये स्कैपुला जो होती है आपकी शोल्डर बोन होती है, और दूसरी क्या थी? शोल्डर बोन, दूसरी आपकी कॉलर बोन थी, ठीक है। तो इस तरह से 2 बोन से जुड़ करके बना हुआ है। Each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax. ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स मैंने अभी दिखाई थी। ये वाली जो हड्डी होती है इसको ऐसे मूव करके देखो, पीछे मूव होगी, ठीक है। तो ये वाली आपकी जो बोन होती है दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द 7th रिब। ठीक है, किसके किसके बीच में? सेकेंड एंड 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होती है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला has a slightly elevated ridge called the spine which projects as a flat। ठीक है, ये दिखता है जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं एकदम हड्डी जैसे, ठीक है, उनको देखो आप, बड़े ध्यान से देखना उनको, जो बिल्कुल हड्डी जैसे दिख रहे हो, ठीक है, उनके में सभी हड्डियां आपको बढ़िया से दिखेंगी मजे से। called the spine which projects as flat expanded process called the acromion। ठीक है, acromion नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट कहाँ होता है ये सब ना, जैसे एकदम अजीब से वर्ड्स होते हैं, ये सब अलग से पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो acromion बोलेंगे इसे। द क्लैविकल आर्टिकुलेट विद दिस, क्लैविकल इससे जुड़ा होता है। ये आर्टिकुलेट वर्ड आपका जो बीच बीच में आ रहा है ना, इसका मीनिंग होता है जुड़ा हुआ होना, ठीक है। आर्टिकुलेट विद दिस, एक्रोमियम से क्या जुड़ता है? ये जो हिस्सा उठा हुआ, एक्चुअली आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगुलर सा दिख रहा है, यही जो आपकी एक्रोमियम वाला पार्ट है, इसी से ये आगे जा करके कॉलर बोन देखो ऐसे करके दबाकर देखो जुड़ी हुई दिखेगी, पता चलेगी आपको ऐसा। The clavicle articulate with this below the acromion is a depression called the glenoid cavity। ये देखो आ गया, यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर ही होती है ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें आपकी ये ह्यूमरस धसी रहती है, ह्यूमरस का गोल वाला हेड धसा रहता है जिसके थ्रू ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है और मूवमेंट करता है, ठीक है। विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस के हेड के साथ जुड़ती है। From the shoulder joint, shoulder joint क्या है? ball and socket joint। Each clavicle is a long slender bone with 2 curvatures। ठीक है, जो आपकी ये clavicle होती है कॉलर बोन, ये लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है, इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, यानी कि ये किस शेप की हो जाएगी? ये एस शेप्ड होती है, ये एस शेप्ड होती है। इतना टेढ़ा एस नहीं जितना मैंने बनाया है, बस स्लाइटली एस शेप्ड होती है, ठीक है। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक गर्डल की, जहां पे आपका फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है वो अटैच होगी, ठीक है। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 coxal bones। Each coxal bone is formed by the fusion of 3 bone, ilium, ischium and pubis। अभी मैंने बताया coxal bone 3 बोन से मिलकर बनी होती है, ilium, ischium and pubis, ठीक है। और
इसको और क्या क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन को इनॉमिनेट बोन एंड हिप बोन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum cavity होती है, to which the thigh bone articulates, ठीक है। The two halves of the pelvis girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। अभी हमने पढ़ा था ऊपर फाइब्रस कार्टिलेज, फिब्रोसा होता है यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ठीक है। ज्वाइंट्स की बात करें तो अब हम इसमें थ्योरी से ज्वाइंट्स नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी में आपके बहुत कम ज्वाइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे अपने फ्लो चार्ट की। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर करते हैं ज्वाइंट्स क्या है, 3 टाइप के ज्वाइंट्स हैं हमारी बॉडी में। फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, सिनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट्स कौन कौन से होंगे जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, देखो हेड में आप इनको हिला सकते हो, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, किसी को भी आप हिला सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हो। तो जितने भी ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स की जितनी भी हड्डियां होती हैं, आपकी बोन्स होती हैं, दीज आर फाइब्रस ज्वाइंट्स, इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या समझते आ रहे थे, ज्वाइंट सारे मूव करते हैं, नहीं, कुछ इमूवेबल ज्वाइंट्स भी हमारी बॉडी में होते हैं। क्या होता है ये गम फोसिस गम क्या होता है, मसूड़ों को आप गम्स बोलते हो ना। तो ये जो दांत होते हैं आपके, मसूड़े जो होते हैं हड्डी के अंदर धसे रहते हैं ना, आपकी मैक्सिला एंड मैंडिबल के अंदर धसे हुए रहते हैं, लेकिन मूव नहीं करते। मूव करने का मतलब वो गया, उसका कनेक्शन खत्म, अब वो मूव ही कर जाएगा आपके माउथ के बाहर, ठीक है। तो गम फोसिस में जो ज्वाइंट होता है, गम्स और मैक्सिला या मैंडिबल में जो ज्वाइंट होता है, दिस इज गम फोसिस, दिस इज ऑल्सो इमूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट लिमिटेड मूवमेंट होता है, बहुत कम मूवमेंट होता है इसमें। कम मूवमेंट कहाँ होता है, वर्टिब्रल कॉलम में, बहुत ज्यादा आप इससे मूव नहीं कर सकते। वर्टिब्रल कॉलम में मूवमेंट होता है, जो बहुत योगा वगैरह करते हैं उनका तो फिर भी थोड़ा मूवमेंट होता है। आप नीचे झुक कर देखो, कायदे से आधा भी नहीं झुका जाएगा आपसे वर्टिब्रल कॉलम, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ऐसे जो मूवमेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं एम्पार्थ्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट जो आपके सबसे ज्यादा मूवेबल, फ्री मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, इन्हीं को हमें डिटेल में देखना है। चलो देखो डिटेल में, देखो मैं इसके सामने तो नहीं आ रही हूं, चलो देखना स्टार्ट करो। फ्रीली मूवेबल बिकॉज ऑफ सिनोवियल फ्लूइड, क्यों, क्योंकि ये फ्री मूवेबल होते हैं क्योंकि इनकी जो सिनोवियल कैविटी होती है, ठीक है। सिनोवियल कैविटी में क्या भरा रहता है, सिनोवियल फ्लूइड। जैसे अगर हम एल्बो की बात करें तो यहाँ पे जो ये कैविटी होगी इसमें भरा हुआ होगा सिनोवियल फ्लूइड, जो कि फ्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको गांव में लोग क्या बोलते हैं, ग्रीस, ठीक है। आप नहीं बोलोगे ग्रीस, आपको नहीं बोलना है क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। आप बोलोगे सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पहला ज्वाइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अभी हमने देखा भी कहाँ था, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में, फीमर एंड पेल्विक गर्डल के बीच में, ठीक है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल गिवन ही नहीं है, तो आप यहाँ ये नोट डाउन करो, चाहे आप अपनी बुक में ही नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, दूसरा फीमर एंड पेल्विक गर्डल के बीच में। हिंज ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट होता है बेटा जो एक तरफ को मूव करता है, दिस इज द हिंज ज्वाइंट, ठीक है। एल्बो में जो ज्वाइंट है दिस इज हिंज ज्वाइंट। ऐसा दूसरा ज्वाइंट कहाँ मिलेगा आपको, नी में पैर को हम आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते, पीछे की तरफ ही मुड़ेगा सिर्फ, और एक सर्टेन एक्सटेंट तक आके सीधा हो जाएगा। वही हमारी एल्बो के साथ में होता है, यहाँ तक तो मुड़ रहा है बट यहाँ सीधा हो गया 180 डिग्री पे, फिर इधर को नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। तो दिस ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट। कब्जा घर में जो गेट देखा है ना, गेट एक तरफ तो खुलता है, उसका जब बंद हो जाता है तो दूसरी तरफ नहीं खुलता है, तो दिस इज हिंज ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट एटलस फर्स्ट वर्टिब्री, अभी मैंने बताया था, नोट डाउन कर लो, अभी मैं पूछूंगी क्या होता है पाइवोट ज्वाइंट। एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट बनता है दिस इज पाइवोट ज्वाइंट, जो आपके हेड में होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग
ग्लाइडिंग ज्वाइंट कैसा होता है, जो ऐसे, ये लो, ठीक है, दिस इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये कहाँ है, कार्पल्स एंड टार्सल्स में, पैरों में, ठीक है। नेक्स्ट है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है, थंब एंड टो की बात करें अगर तो टार्सल एंड मेटाटार्सल में, टो में, ठीक है, टो के टार्सल एंड मेटाटार्सल में, थंब के कार्पल एंड मेटाकार्पल में सैडल ज्वाइंट होता है। क्लियर? इसमें हम थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं रीड आउट करेंगे अभी, इसमें सिर्फ ऊपर की थ्योरी देख लेते हैं। उसमें एक आध पॉइंट है जो हमारे इंपॉर्टेंस के हैं, जो हम नहीं मिस करना चाहेंगे बिल्कुल भी। Joints are essential for all type of movement involving the bony parts of the body. Locomotory movement are no exception of this. ठीक है। The joints are point of contact between bones and cartilage, ठीक है। joints क्या होते हैं, bone and bone के बीच में भी joint हो सकता है and bone and cartilage के बीच में भी joint होता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल आपने अभी कर लिए हैं, मेरे साथ में देख लिए हैं, चीज़ों को रिकॉल करने की आदत डालिए साथ साथ में। Force generated by the muscle is used to carry the movement through joints. joints के थ्रू movement ऐसे ही नहीं हो जाता है। मोमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, फोर्स लगना चाहिए। फोर्स लगेगा तो फलक्रम होगा, फलक्रम। अभी देखो ये सब समझो, कहानी समझो क्या होता है। जैसे कि मैंने ये वाटर बॉटल ले ली, अब वाटर बॉटल उठाने के लिए क्या ये जॉइंट काम करेगा, नहीं ना बेटा। ये काम करने के लिए करना होगा हमें यहाँ पे फोर्स लगाना होगा। ये तो हैवी नहीं है, हैवी होती तो उठाने के लिए, ये देखो डोले शोले बन रहे हैं ना, देखो मेरे डोले शोले बन रहे हैं। ये जो मसल्स हैं इन पे प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये प्रेशर प्रेशर लगता है, और यहाँ पर ये जो जॉइंट काम कर रहा है, दिस इज फलक्रम, ठीक है। समझो इसे। ईच फोर्स generated by the muscles is used to carry out movement through joints। यही लाइन अभी हमने पढ़ी थी। जो फोर्स यूज होता है वही इन जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट कराता है। वेयर द जॉइंट एक्ट एज द फलक्रम। जॉइंट किसकी तरह काम कर रहा है, फलक्रम की तरह, ठीक है। The movability of these joints vary depending on different factors, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स पे मूवेबिलिटी डिपेंड करती है। कौन कौन से होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स, किस तरह का जॉइंट है, उसके बीच में सिनोवियल फ्लूइड है या नहीं है, कितना है। एज के साथ में चीज़ें कम होती जाती हैं तो मोमेंट भी कम हो जाता है। बाकी जॉइंट पर भी डिपेंड करता है कि जॉइंट कैसा है, फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है या सिनोवियल है, ठीक है। वो अभी हमने किया ही किया है। फाइब्रस वाला आपका बिल्कुल इमूवेबल होता है, और कार्टिलेजिनस वाला स्लाइटली मूवेबल होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है उसमें। सिनोवियल फ्रीली मूवमेंट वाला होता है, ठीक है। वी डन दिस पैरा। आगे क्या है, डिसऑर्डर्स। चलो डिसऑर्डर्स देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर्स हम पहले देखेंगे, थोड़े कम इंटरेस्टिंग हम थोड़ा बाद में देखेंगे। चलो, ऑस्टियोपोरोसिस, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपके टीचर्स आपके टाइम में पहले पढ़ाते हैं वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, और जो बाद में पढ़ाते हैं वो कम इंटरेस्टिंग लगने लगता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, ठीक है। कभी कोई टीचर अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना सब्जेक्ट भी इवन चूज कर लेते हैं। मैथ्स वाले सर ने मैथ्स इतनी अच्छी पढ़ाई कि हमें इतनी अच्छे से समझ में आई कि हमने मैथ्स ही ले ली, और 11th में हमारा बंटाधार हो गया। बायो वाले सर ने इतना अच्छा बायो पढ़ाया कि बायो ही ले ली हमने। हो जाता है बच्चों के साथ, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो चलो, इसीलिए हम ऑस्टियोपोरोसिस पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे भी टीचर्स ने ऑस्टियोपोरोसिस बड़े मन से पढ़ाया था। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्या होता है, एक टाइम के बाद बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है, या हम कैल्शियम इंटेक या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। ये ऐसा क्यों होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि एक एज के बाद हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन कम होने लगता है, ठीक है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है तो कहाँ से, बोन से निकाला जाने लगता है कैल्शियम, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन्स कहीं कहीं पर थिन हो जाती, पतली हो जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ये फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा चांस बढ़ा देती हैं।
क्लियर? नेक्स्ट है गाउट। गाउट ये क्या होता है? आपने कभी कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि एड़ी में दर्द हो रहा है, एंकल में पेन हो रहा है, ठीक है? एंकल पेन या एड़ी का दर्द जो होता है, कई बार बोलते हैं देखो यार यूरिक एसिड हो सकता है एक्यूमुलेट हो रहा हो, इस वजह से हो रहा हो, तो दिस इज गाउट, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन इन द जॉइंट्स, ठीक है? जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से, जिससे हम बोलते हैं गाउट। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, इसके बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है? टिटैनी, टिटैनी क्या होता है? क्या आपको पता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए क्या जरूरी है? अभी हमने लास्ट पार्ट में किया था कैल्शियम, और कैल्शियम जैसे ही लो होगा हमारी बॉडी में तो ये क्या करेगा? एकदम रैपिड स्पास्म कर देगा, मतलब ऐसे हाथ है तो ऐसे ही रह जाने वाला है, फिर आप उसको सीधा भी नहीं कर पाओगे अपनी मर्जी से। दिस इज टिटैनी, ठीक है? रैपिड स्पास्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? दिस इज टिटैनी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ नहीं कर सकते इसका। बाकी में तो कैल्शियम खाकर या कुछ मेहनत करके हम कर भी सकते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही है, कुछ नहीं कर सकते। मास्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अगर इसमें कुछ भी ऐसा होता है हमारी बॉडी में, लाइक सिग्नल प्रॉपर नहीं पास हो पाते हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मास्थीनिया ग्रेविस हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम को आप समझते ही हो, जैसे इसे कुछ लगता है कि गड़बड़ है वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है और कुछ भी हमारी बॉडी में करने लगता है, ठीक है? कुछ भी नहीं, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ भी करता है, बट कभी कभी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बड़े भयानक होते हैं, जैसे कि ये मास्थीनिया ग्रेविस, ठीक है? इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और आपका प्यार मुझे चाहिए। कैसे? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट के थ्रू, ठीक है? तो करते रहो शेयर दोस्तों के साथ में, बिल्कुल भी सेल्फिश मत बनो और पढ़ते रहो मन से। सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू। तब तक के लिए नेक्स्ट नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर?